चलिए हम आपको फिर से बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में ले जा रहे हैं। देखिए बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है उसका पहला एग्जांपल कर लिए थे अमोनियम आयन के बारे में, याद है H4+। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन पहले बात जानो, ओजोन एक तरह का गैस होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3। क्या होता है ओजोन? एक तरह का गैस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3। समझ में आ रहा है ना? ये ओजोन गैस जो है हमारे एक लेयर होता है पृथ्वी के ऊपर का स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें ये पाया जाता है। जैसे सूर्य की किरण से एक रे आता है अल्ट्रावायलेट रे, काफी नुकसान पहुंचाता है, तो उसको आने से धरती पे ही रोकता है। समझ में आ रहा है? अल्ट्रावायलेट रे को सीधे ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखिए ये ओजोन गैस जो है ओजोन, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसको हम सब बात समझाने आ रहे हैं। यहाँ सुनो देखो ओजोन में देखो सबसे पहले कोई चीज बनता है क्या O2 है, O2 है पता क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O2 अगर O से रिएक्ट करेगा, O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है O से, तो क्या बनेगा O3। क्या बनेगा तो O3 में जो बॉन्ड बनेगा, पहले बात देखो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, तो दो ऑक्सीजन को पहले एक साथ दिखा दिए, वो पता है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ दो इस तरह का है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बचा हुआ है ऑक्सीजन के पास। ये कैसे बना डबल बॉन्ड पता है ना, देख ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। साझेदारी कितना करता है, ये भी कितना करेगा 2, इसके पास 4 बच गया, इसके पास भी 4 बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसी को दिखा दिया डबल बॉन्ड। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो एक ऑक्सीजन अकेला है यहाँ, समझा, एक ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 में, कितना है समझा। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसका तो 8 पूरा करना करेगा कि ये ऑक्सीजन तू यहाँ पे दे देगा, तू यहाँ पे दे देगा, और इसका अधिकार इसका भी होगा, इसका भी देने वाला एक ही है, इन्हीं की भी दूर देगा, इसके पास है नहीं, तो ये 2 को देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो उसके बाद का कंडीशन देखो, ये ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यही चीज है। अब वो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको दिया ना, इसमें कैसा चार्ज आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है पहले से ये वाला, वही 2 इलेक्ट्रॉन दिखा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया दिया है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन लाके कैसा बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा? और इसमें प्लस है दिया तो इसमें कैसा चल जाएगा माइनस, देखो अब इसका 6 गुना हो गया, इसका देखो इसमें 6 गुना, समझ में आ रहा है ना? ट्रिपल बॉन्ड कहां से है? ट्रिपल बॉन्ड का ये पे साइन है बराबर, इसके बाद ये समझ में आ रहा? तो ये हो गया ओजोन गैस। अब देखो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये दिखाएगा, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको एक और जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज मत दिखाओ, यहाँ पे एरो दे दो, इसे जैसा पता है मतलब एरो, यहाँ पे क्या होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहे होगा, सेम चीज है, समझ में आ रहा? अब आगे देखिए एक और एग्जांपल तीसरा, तो देख NH3 नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल अमोनिया, अमोनिया के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये स्ट्रक्चर कई बार कॉपी में चेक आ रहा है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे BF3 बोरोन के साथ 3 तो पूरी सिंगल बॉन्ड के साथ, बताओ यहाँ पे बोरोन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 8 लेना है, 8 पूरा करके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसको 8 पहले से, तो इसको 8 पूरा करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 8 नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको कहीं से मिल जाएगा, बोरोन को 8 हो जाएगा ना, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को दिया, और इस 2 इलेक्ट्रॉन का अधिकार इसका भी और इसका भी, तो देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, समझ में आ रहा? ये इलेक्ट्रॉन दिया दोनों है ना, इसमें कैसा चल रहा है प्लस, ये लिया इसमें कैसा चल रहा है माइनस, समझ में आया? ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है H3O+, क्या होता है जी सही से H3 का फॉर्मूला इसी से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है H3O+। तो देखो H3O+ में क्या है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ऐसे पड़ा हुआ है, और एक जो पूरे पे एक प्लस है, एक H+ है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में पाया जाता है। और H+ कैसा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऊपर से प्लस आ जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन हट चुका है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, और इसको दे दिया, इसके बीच में क्या बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बन गया, और इसको दिया तो इसमें माइनस चार्ज आ गया, नानो इधर इसमें माइनस चार्ज आया इलेक्ट्रॉन आया, तो पहले से प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा, यहाँ पे दे दिया तो इसमें कैसा चलेगा प्लस, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड है प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे देखिए यहाँ पे लिखा फेलोरिटी ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहले यहाँ पे सवाल पूछता ऑक्टेट रूल क्या होता है। कोई भी एटम चाहता है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना, कोई भी एटम चाहता है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना, तो 8 इलेक्ट्रॉन लाना ये क्या कहलाता है उसका ऑक्टेट रूल। क्या कहलाता है, कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको कहते हैं वो ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है।
लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा केस है जहाँ ऑक्टेट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब या तो 8 से कम हुआ तभी फेल होगा, 8 किसी एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तभी ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। तो क्या लिखा, सच मॉलिक्यूल्स व्हिच इन व्हिच सेंट्रल एटम है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में बाहरी कक्षा में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कहा जाता है, डेफिशिएंट का मतलब हुआ कमी, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कमी है ना जी, 8 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका उल्टा, and such molecule in which central atom has more than 8 electron वैलेंस, और ऐसा मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम जो होता है, जो बीच में जो एटम आता है उसके वैलेंस में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन then we say that expansion of octet है, तो हम कहते हैं वहाँ ऑक्टेट का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन का मतलब हुआ बढ़ा है, 8 से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल को दिखाने का, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है PCl का, PCl का पूरा नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर लिखना हम सिखाएंगे, अभी बस जान दो, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना है, वैसे भी फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बताया तो कन्फर्मेशन से सिंगल बॉन्ड, बताओ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है सर, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हुआ ना, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, यहाँ भी देखो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर है 6 फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड के साथ, वैसे भी सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है फ्लोरीन के साथ, सिंगल बॉन्ड बना के, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सल्फर भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल देखो 6 सिंगल बॉन्ड है, 6 में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। यहाँ पे IF7 हाइड्रोजन के साथ 7 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन के पास वैसे भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डोनेट कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 14, कितना है सर करने के बाद, देखो चाहे यहाँ भी देखो 8 से ज्यादा है, यहाँ भी 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा, तीनों केस में क्या पता चल रहा है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कब होता है, जब 8 से ज्यादा है, उसको रोकना। चलो चलिए देखिए इधर ध्यान दो, इधर क्या लिखा हुआ है, सच मॉलिक्यूल्स और इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, कर ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें बॉन्ड बनने के बाद जो बीच में जो एटम आता है सेंट्रल एटम, उसके पास अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है ऑक्टेट डेफिशिएंट। क्या कहा जाता है, ऑक्टेट डेफिशिएंट, या क्या कहा जाता है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है जी, ऑक्टेट डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं BF3, जो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ बना रहा है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया, 3 सिंगल बॉन्ड, बोरॉन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6, 8 से कम हुआ ना, बोरॉन के पास अभी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो एक मॉलिक्यूल BF3 मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, ऑक्टेट डेफिशिएंट। क्या कहलाएगा, क्या इस BF3 को क्या कहेंगे, हाइपोवैलेंट। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऑक्टेट डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका उल्टा, सच मॉलिक्यूल्स और एनी सेंट्रल एटम है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस शेल, हां मॉलिक्यूल्स का हिंदी मॉलिक्यूल मतलब अणु, सर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद, वैसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है सुपर ऑक्टेट। क्या कहा जाता है, इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, या क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, या इसको क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट, इसको क्या बोलते थे, हाइपोवैलेंट या ऑक्टेट डेफिशिएंट। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, हम दिखाएंगे एग्जांपल, जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं PCl का, कुछ देर पहले दिखाते थे, देखो फास्फोरस के साथ 1 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो PCl का इस तरह का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्टेट, टोटल ऑफ ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट। तो चलिए अब बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। चलिए हम आपको ले चलते हैं बेसिक केमिस्ट्री में। देखिए आज हम सिखाने क्या चाह रहे हैं, हाउ टू राइट ए लेविस स्ट्रक्चर। लेविस क्या है, लेविस एक तरह का वैज्ञानिक का नाम है, समझा, उन्होंने किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए बहुत सारा नियम बताया, उसी को बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी लेविस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी स्ट्रक्चर तुमको परीक्षा में पूछेगा, और ये स्ट्रक्चर आसान, बहुत ही लोगों को भारी लगता है, लेकिन हम तुमको बहुत आसान तरीका से बताएंगे। कोई भी टीचर जनरली सिखाता नहीं है, बोल देता है कि स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हम लोग वैसा नहीं, पूरा एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा के बताएंगे, और उनको एक स्ट्रक्चर ही सीखेंगे 350 से लेकर 400। तुमको 11वीं में जितना भी चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री में, 12वीं में जब पढ़ोगे सब में कहीं भी कहीं आ जाएगा। NCERT की किताबों, दुनिया का 1000 गो किताब पढ़ोगे, सब जगह से मिल जाएगा, पहले से तुम्हारे पास लिखा रहेगा, पहले से समझा हुआ रहेगा, तुम आँख मूंद के लिख सकते हो। हर साल इस स्ट्रक्चर पर सवाल आता है,
और हर चैप्टर में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। तो आज हम पहले रूल सिखा रहे हैं कि लेवी स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं। उसके लिए टोटल 6 रूल है। कितने रूल है? लेवी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हम टोटल 6 नियम आपको आज बताने जा रहे हैं और 6 नियम का कल से हम यूटिलाइज करेंगे, कल से इसको अप्लाई करेंगे, इसका इस्तेमाल करके आपको 6 नियम को इस्तेमाल करके आपको कल से स्ट्रक्चर लिखना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और एक चीज़ आपको समझ में भी आएगा, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। बात समझा? तो आप उससे कोचिंग के स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं, उसको बोलिएगा लिख के दिखाओ, थोड़ा हाथों में सिखाइएगा, चलेगा ही नहीं, उसको सिखाएंगे नहीं। ये लोग पटना कोटा दिल्ली में कोई सीखता ही नहीं, कोई बातों की बच्चा के तो नहीं। इसमें 6 नियम पहला आज हम तुमको थ्योरेटिकली सिखा रहे हैं। कल से हम इसको एक एक नियम को, इसका जितना लिखा है ना, एक एक नियम को यूज करके दिखाएंगे। पास पहले सीखो, देखो क्या क्या नियम। पहला रूल क्या कहता है? नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, टेक द सेंट्रल एटम एंड अरेंज द सराउंडिंग एटम अराउंड इट। कह रहा है सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने वक्त में एक सेंट्रल एटम लेते हैं। क्या लेते हैं? सेंट्रल एटम किसको लेते हैं? जो बीच में रहता है ना, उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। सबसे पहले पहचानते हैं, कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम को पहचाना जाता है। सेंट्रल एटम को पहचानने के बाद क्या करते हैं? उसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम, जो बाकी जो एटम बच जाता है सेंट्रल एटम के अलावा, सराउंडिंग एटम को उसके चारों तरफ क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। आपने कोई लिखा है हाइड्रोजन इज नेवर टेकन एज सेंट्रल एटम। देखो पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। एक बात दिमाग में बैठा लो, हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में नहीं लेंगे। दिमाग में बैठा लो, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर हाइड्रोजन वहाँ रहेगा तो हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में नहीं लेंगे। हाइड्रोजन को हमेशा सराउंडिंग एटम, साइड एटम के रूप में लेंगे। आगे देखो, जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज टेकन इन सेंट्रल एटम। या सेंट्रल एटम उसे लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। इसका मतलब क्या होगा? देखो सेंट्रल एटम लेने का 2 तरीका है। कितने तरीका? सेंट्रल एटम लेने का कितने तरीका है? 2 तरीका से तुम पहचानोगे कैसे किसको सेंट्रल एटम लेना। पहला तरीका ये देखेंगे कि जो एटम दिया हुआ कंपाउंड में उसमें ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाया है। जो भी एटम ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाए उसको सेंट्रल एटम लिया जाता है। जो भी एटम ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा कोई सेंट्रल एटम लिया जा सकता है। कैसे पता चलेगा? जिसका बैलेंस ही ज़्यादा होगा। मान लो किसी का संयोजकता 4 है, 4 बॉन्ड बनाएगा। किसी का संयोजकता 5 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। तो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाला होगा उसको सेंट्रल एटम लिया जाता है। दूसरा तरीका है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तुमको पिछले क्लास में 2 क्लास पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो कोई क्षमता होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस कंपाउंड में, उसको सेंट्रल एटम लिया जाता है। सेंट्रल एटम लेने का 2 तरीका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लेंगे सेंट्रल एटम, और दूसरा तरीका क्या है? जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। समझा ना? अभी देखो इसको, इस पहला रूल को एक प्रैक्टिकल से दिखा। वैसे तो 350 से 400 से से बनाएंगे, एक एक नियम बैठाएंगे। अभी इसको पहला रूल को समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। देखो एक ले लेते हैं कंपाउंड CH4। क्या लेते हैं? कंपाउंड CH4 लेते हैं। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। क्या नाम होता है? अच्छा बताओ, इसमें कंपाउंड में कौन कौन नजर आ रहा है? कार्बन है और हाइड्रोजन। सबसे पहला सवाल है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमको। लेविस स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि सेंट्रल एटम किसको लेंगे। तो बताओ, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा? बताओ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि 4 वैलेंसी होता है, और हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि 1 वैलेंसी होता है। तो ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया? कार्बन ना। तो बीच में किसको रखेंगे? बीच में जिसको रखेंगे उसी को कहते हैं सेंट्रल एटम। कार्बन चूंकि ज्यादा बॉन्ड बनाया इसलिए कार्बन को बीच में रखेंगे। समझ में आ रहा? सेंट्रल एटम पहचानने का दूसरा तरीका सेंट्रल एटम पहचानने का, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। वैसे अभी इसका देखेंगे तो इसका बस एक ही तरीका अपनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना है, जो सेंट्रल एटम ले लिए। कभी ये नियम नहीं काम आएगा तब ये वाला नियम लगाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहले तो यही नियम अपनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना। आप देखो सेंट्रल एटम पहचान लिए, जान दो बस सेंट्रल एटम पहचान लिए। दूसरा काम क्या करेंगे? सराउंडिंग एटम। क्या करेंगे? अब जो बच गया, बच कौन गया? हाइड्रोजन। तो इसको क्या मान लेंगे? सराउंडिंग एटम। अब सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज कर दिए। 4 वो हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। समझ में आ रहा ना? यही है पहला रूल। समझ में? अब क्या बॉन्ड बनेगा वो आगे बताएंगे। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है? देखो इन केस ऑफ आयंस, मान लो आयन का केस है। आयन का केस मतलब हुआ यहाँ तो प्लस वाला आयन है, नहीं तो माइनस वाला। मान लो ऐसे दिया रहेगा परीक्षा में, NO2 माइनस आयन का बोलेगा स्ट्रक्चर बताओ, बोलेगा SO4 माइनस आयन का स्ट्रक्चर बताओ, बोलेगा NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बताओ। आयन का केस है ना जी, ये प्लस चार्ज वाला है और ये कैसा है? माइनस चार्ज वाला है। तो इन केस ऑफ आयन, आयन के केस में अगर मान लो किसी, ये तो आयन वाला केस नहीं, ये न्यूट्रल है, किसी तरह का चार्ज नहीं। मान लो आयन वाला केस आ जाए, उसमें तुमको बोलेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ,
तो आयन के केस में पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। जैसे ये NH4+ है NH4+, इसमें पहले सेंट्रल एटम किसको लेके बताओ, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन को यहाँ रखेंगे बीच में, 4 हाइड्रोजन को सराउंडिंग एटम मान लिए, समझ में आया। अब बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या छो एक है, क्या लिखा, अगर आयन का केस है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है, 2.1 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रखेंगे, 1 प्लस है कि कोई भी एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस लगाते हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ कहीं भी लगाते, यही हुआ है। आयंस के केस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, एंड नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन मोर इलेक्ट्रॉनिक। आयंस के केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ रखेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। जैसे देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर, तुमको बोलेगा SO4 का स्ट्रक्चर बना, तो देखो इसका कैसे बनाएंगे, SO4 तो सबसे पहले पहचानो इसका सेंट्रल एटम किसको लेते हैं, बताओ। सल्फर ऑक्सीजन है, सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 तरह का सल्फर का सिखाएंगे। सल्फर कितने तरह का बॉन्ड बनाएगा, 3 तरह का, 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6। और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, बताओ ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा, सल्फर। तो सल्फर को सेंट्रल एटम नहीं है, इसको बीच में रख दिए। क्या गो ऑक्सीजन है, 4 गो, इसको मान लेंगे सराउंडिंग एटम, क्या मान लेंगे, तो चारों तरफ लिख दो, ये वो इधर है, वो इधर है, वो इधर है, अरेंज कर दिए। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, 2 माइनस है ना, तो जब कभी माइनस चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्लेस किया जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। बताओ सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, ऑक्सीजन का। किसका होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 3.5 और सल्फर का होता है 2.5। तो ये दोनों माइनस चार्ज कहाँ रखेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक माइनस नाम इस ऑप्शन पर आपको माइनस इस ऑप्शन पर, समझ में आया, यही कहा है, समझ में आ रहा। अब इसको हम अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे देखो तीसरा नंबर में देखो क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सबसे पहले बात, इतना करने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए, सराउंडिंग एटम जो चारों तरफ लिखा गया है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दीजिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पूरा कर दीजिए, बॉन्ड बनाता है क्यों है, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। तो पहले जो सराउंडिंग एटम जैसे इसमें ऑक्सीजन है, तो पहले उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दीजिए। सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं करता। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुप्लीकेट। क्या पूरा करता है, हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। उसके बाद देखो क्या लिखा, if central atom is of second period then it will not have more than 8 electrons. Hey Anand, but if it is of third or higher period it may have more than 8 electrons. देख रूल नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है जो बीच वाला सेंट्रल एटम है अगर सेकेंड पीरियड का है तो सेकेंड पीरियड का अगर है कोई सेंट्रल एटम तो उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता। अगर सेंट्रल एटम तीसरा पीरियड का है या तीसरे से ज़्यादा पीरियड का है तो उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है ना उसका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्षमता ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में। आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन रहता है एटम में, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता ही नहीं होता सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास। 60 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में देखेंगे, उसके बाद जितना भी पीरियड रहता है सब में 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह सकता है। देखो थर्ड पीरियड क्या है, फर्स्ट पीरियड ब्लैक कलर, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन और हीलियम। एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2, परमाणु संख्या एक और जैसे हाइड्रोजन का होता है हीलियम, और पहला से 2 तक का एलिमेंट किस पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड। पीरियड के में क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है, परमाणु संख्या 3 से। कहाँ से शुरू होता है, सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है, परमाणु संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। 3 से लेकर 10 तक का एलिमेंट किसमें आता है, सेकंड पीरियड। फिर देखो 11, 10 के बाद 11 है सोडियम। 11 से लेकर 18 तक किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड। यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 से 10 है सेकेंड पीरियड का, उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। सबके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका रखने का क्षमता ही नहीं। जब इसके बाद का जितना भी एलिमेंट आएगा 11 जितना भी है, चाहे थर्ड पीरियड का है, फोर्थ का है, 5वां का, 6वां का, 7वां। 11 के बाद तो सब अलग अलग पीरियड का केवल थर्ड। 11 से 18 थर्ड का होगा, 19 से लेकर 36 फोर्थ का होगा, 37 से लेकर 54 फिफ्थ का होगा, 55 से लेकर 86 छठा पीरियड का होगा, 87 से लेकर 118 7वां पीरियड का होगा। इस समय 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्योंकि इस पास रखने का क्षमता आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सेकेंड पीरियड तक का क्षमता नहीं है। तो रूल नंबर 3 समझना है, इसको हम यूज़ करके सिखाएंगे, अगले स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इस रूल अपने आप उनको याद हो जाएगा। अभी तो दिखाने रहे। देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, देखो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स एसिडिक हाइड्रोजन आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन। देखो
एक कंपाउंड हम तुमको पढ़ाएंगे ऑक्सी एसिड्स। क्या पढ़ाएंगे? स्ट्रक्चर बनाने में कंपाउंड तुमको नजर आएगा, इसका नाम है ऑक्सी एसिड्स। क्या नाम है जी? तुमसे पूछेगा क्योंकि सर ये ऑक्सी एसिड्स क्या होता है, क्या पूछेगा ये ऑक्सी एसिड क्या होता है? तो देखो क्या लिखा है, ऑक्सी एसिड्स आर कंपाउंड व्हिच एसेंशियली कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन along with other element। देखो यहाँ से डिफिनेशन लिखा है, ऑक्सी एसिड का परिभाषा यहाँ से यहाँ तक है। कारण ऑक्सी एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? और उसके अलावा कोई भी हो सकता है। देखो ऑक्सी एसिड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा चाहे कोई भी हो। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑक्सी एसिड। और जहाँ भी ऑक्सी एसिड होगा उस ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन है वो हमेशा किसके साथ लिंक होगा, जुड़ा किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जुड़ा होगा? ये हम तुमको जब स्ट्रक्चर बनाएंगे सिखाएंगे कौन ऑक्सी एसिड होता है, किस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अब देखो यहाँ पे देखो 5वां नंबर रूल नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड इज नॉर्मली अवॉइडेड हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन वेयर पेरोक्सी बॉन्ड इज फॉर्म। देखो ऑक्सीजन हमेशा एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच या किसी भी दूसरे एलिमेंट के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का संयोजकता हमेशा 2 होता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। क्या बनाता है? कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां ऑक्सीजन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। और जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है पेरोक्सी बॉन्ड। क्या कहा जाता है? जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, ना बोर्ड पे, जब कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेरोक्सी बॉन्ड। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा ओ सिंगल बॉन्ड हो यानी पेरोक्सी बॉन्ड। तो देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड इज नॉर्मली अवॉइडेड। कहा जाता है हमारा ये कोशिश रहेगा कि पेरोक्सी बॉन्ड जल्दी नहीं बने, हमेशा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। कोई भी केस ऐसा नहीं आना चाहिए जहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड बनेगा, अवॉइड करेंगे मतलब उसको मना करेंगे, रोकेंगे पेरोक्सी बॉन्ड ना बने। लेकिन देखो क्या लिखा, हाउ एवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो अपवाद है जहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड बनता है, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। वो कौन ऐसा कंपाउंड है? जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, देखो नीचे एक कंपाउंड कौन सा है? H2O। क्या है? हम तुमको H2O2 का स्ट्रक्चर सिखाएंगे आगे, तो दिखाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। फिर देखो H2SO5, यहाँ भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। समझ में आ रहा है? H2S2O8, यहाँ भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। CrO5, यहाँ भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। O2F2, यहाँ भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे यानी पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। बाकी इसको देखो, इस 5 कंपाउंड को छोड़ दो, वहाँ की दुनिया का कोई भी कंपाउंड मिलेगा ना, वहाँ पे ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ इसी कंपाउंड में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है? अब ये देखिए, जितना भी रूल आपको हम पढ़ाएं, छोटे रूल, इसको हम कल से इस्तेमाल करेंगे। तो रूल अभी आपको वैसे ही समझाएं, कल इसका एक एक रूल को इस्तेमाल करके हम लोग 350-400 स्ट्रक्चर तक पहुँच जाएंगे और काफ़ी आसानी से तुम देखिए स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और जब ये सीख लोगे ना तो तुमको काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं तो स्ट्रक्चर देखेगा तुमको डर लगेगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, हिलेगा भी नहीं हाथ, दूसरा बच्चा कुछ आएगा ही नहीं, तो रटता रहता, याद करता रहता। तुमको ऐसा रूल खतरनाक बता दिए कि इस रूल के सारे आपको कोई भी दुनिया का कंपाउंड का लिविंग स्ट्रक्चर आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। टोटल आपको 350 से लेकर 400 अलग अलग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवा देंगे, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कहीं का किसी भी एग्जाम का छूटेगा नहीं। तो फिर से मिलेंगे आपको नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।